बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसमें सेल स्ट्रक्चर के लिहाज से जो सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उनमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो राइबोसोम्स हैं। और बेटे लास्ट वाले लेक्चर में मैंने कुछ बात की थी ऑर्गेनेलिज के हवाले से कि ऑर्गेनेलिज जो है वो दो तरह के हमें मिलती हैं। मिसाल के तौर पे एक वो होती हैं जो मेम्ब्रेनस, जिनको आप कहेंगे ऑर्गेनेलिज के, उनके बाहर ना बाउंड्री होगी, एक मेम्ब्रेन होती है, और दूसरी वो कैटेगरी है जो कि कौन सी है, नॉन मेम्ब्रेनस। तो यहाँ पे जो राइबोसोम्स हैं ये बेसिकली जो हैं, अगर हम देखें ना, ये ग्रैन्युलर पार्टिकल्स हमें नज़र आते हैं। ये क्या हैं? दीज आर द ग्रैन्युलर पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं या उस तरह से ये पार्टिकल्स होते हैं। और ये बेसिकली ये सॉलिड हैं, और साथ में एक लिख देता हूँ, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होंगे कि इनके बाहर किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो बेटे ये बेसिकली क्या था, जो राइबोसोम्स हैं ये इनका यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से आप कह सकते हैं एक फ़ीचर है कि वो नॉन मेम्ब्रेनस हैं और सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम इनको केमिकली जो है वो ऑब्ज़र्व करें तो केमिकली जो है राइबोसोम्स, देखो ना, जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की थी कि वो केमिकली जो होती है लिपोप्रोटीन इन नेचर है, कि इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और उसमें बेटा हमने कहा था कि लिपिड्स जो होते हैं ना वो 20 से 40% है और 60 to 80% क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। लेकिन स्मॉल क्वांटिटी के अंदर उसमें जो थे ना कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। इसी तरह से राइबोसोम्स को जब हम केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से व्यू करते हैं, इसमें हमें दो तरह के क्या हैं कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक उसमें प्रोटीन्स होंगी और दूसरे जो होंगे वो RNA, या जिसको हम राइबोसोमल RNA भी कहेंगे। अब ज़ाहिर है RNA है और प्रोटीन है, यानी RNA जो होता है ना वो न्यूक्लिक एसिड्स में आता है। तो इसलिए ना हम इनको एक नाम दे देते हैं कि केमिकली जो राइबोसोम्स हैं, दीज आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ये क्या हो जाएंगे? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर होंगे। और राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन से मीनिंग क्या है कि इनमें क्या होगा, RNA, और दूसरा उसमें क्या है, प्रोटीन्स। ये दोनों मिल के क्या करते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं। और नॉर्मली या इन जनरल हम जो बोलते हैं ना इनके बारे में कि जो RNA है और प्रोटीन्स होते हैं वो आलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में होंगे, यानी 50% उसमें RNA होगा और 50% ही क्या होती है, प्रोटीन होती है। अब बेटे RNA की इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, चैप्टर 2, उसके अंदर टाइप्स पढ़ेंगे। RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसकी 3 टाइप्स होती हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल ये लिख रहा हूँ। एक जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होगा जो राइबोसोम के अंदर है, उसको हम राइबोसोमल RNA कहते हैं। यानी पूरा उसका नाम क्या है, राइबोसोमल RNA, जो कि क्या है, राइबोसोम का पार्ट है, यानी राइबोसोम्स के अंदर आपको ये मिलेगा। अब ना ये जो राइबोसोमल RNA है इसको हम स्मॉल r साथ लिख देते हैं RNA के, तो इससे भी एब्रीविएट करेंगे, यानी rRNA, राइबोसोमल RNA, ये हमें राइबोसोम मिलता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें, एक ये मैं mRNA भी लिख रहा हूँ, मैसेंजर RNA। बात समझ आ रही है? ये कौन सा है, मैसेंजर RNA है। और जिस साथ एक सेल अपनी प्रोटीन बनाता है ना, तो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए पहले क्या होगा, DNA से मैसेंजर RNA बनाएगा। DNA से वो क्या बनाता है, मैसेंजर RNA। अब ये जो मैसेंजर RNA जो DNA से बनता है ना, उसके ऊपर जो प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड सीक्वेंस है ना, उसके लिए इंफॉर्मेशन होती है। यानी एक ऐसा RNA होगा विच विल कैरी इंफॉर्मेशन फॉर अमीनो एसिड सीक्वेंस फॉर एनी प्रोटीन। अब देखें इसको हम mRNA से, एक होता है tRNA, ट्रांसफ़र RNA उसको कहते हैं।
और ये जो होता है ना बेसिकली साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड्स को पिक करेगा और राइबोसोम्स के पास लेके आता है, और वो राइबोसोम्स फिर क्या करेगा, उन अमीनो एसिड्स को जब वो आपस में लिंक कर देगा पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और एक प्रोटीन बन जाती है। एनीवे कहना ये चाह रहा हूँ कि ये तीनों जो है ना RNA की टाइप्स, ये आलमोस्ट वो प्रोटीन सिंथेसिस के साथ वो क्या रिलेटेड है। इनका यानी मेन फंक्शन क्या होगा कि दीज आर रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस। कौन कौन सा? rRNA, मैसेंजर RNA और tRNA। और चूँकि अब हम यहाँ पे ना बात कर रहे हैं इसकी राइबोसोम की, तो इनके अंदर क्या होता है जी, राइबोसोमल RNA जो है वो आपको मिलेगा। इनमें क्या होगा? राइबोसोमल RNA होगा। अच्छा बेटा, अब ना हम अगर राइबोसोम्स की जो है वो अक्रेंस की बात करें, यानी वो केमिकल कंपोजिशन थी ना, तो अगर आप अक्रेंस के लिहाज से देखें तो हमें ये कहाँ पे मिलते हैं? ज़ाहिर है कि ये जो है ना वो ऑर्गेनेलिस में आते हैं और ग्रैन्युलर ये पार्टिकल्स हैं। तो बेटा एक याद रखना है कि तमाम ऑर्गेनेलिस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये क्या होंगे? दीज आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। और उसमें ना वो हमें दो फॉर्म्स के अंदर नज़र आते हैं, आइदर फ्री फ्लोटिंग, यानी वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली क्या है, फ्लोट कर रहे होते हैं, और अटैच्ड टू RER मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो इंशाल्लाह हम ना नेक्स्ट में पढ़ेंगे भी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या होगा? यानी ये दोनों चीज़ें होंगी कि ये साइटोप्लाज्म में ये ग्रेन्यूल्स आइदर क्या है, फ्री फ्लोटिंग स्टेट में हमें मिलते हैं, या फिर क्या होंगे ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, तो उसके साथ ये क्या होते हैं, अटैच होंगे। और जो राइबोसोम्स है ना, ये हम ये कहते हैं कि ऐसे ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्या हैं, हम कहते हैं कि दीज आर फाउंड बोथ इन प्रोकैरियोटिक, हाँ जी, दोनों तरह के जो सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यानी क्या हुआ कि ये देख लें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह के जो सेल्स हैं उनमें हमें मिलते हैं। अगर आपने प्रोकैरियोट की डेफिनेशन पे गौर करें ना, तो प्रोकैरियोट की डेफिनेशन क्या थी कि प्रोकैरियोटिक सेल इज़ दैट विच लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। यानी उसमें ना मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती। तो भाई हमने शुरू में क्या दिया है, राइबोसोम्स तो क्या है, ये नॉन मेम्ब्रेनस हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये प्रोकैरियोट में भी हो सकते हैं कि ये अगर मेम्ब्रेनस होते तो प्रोकैरियोट में नहीं होने चाहिए थे। हाँ, उसमें एक इतना मैं बता देता हूँ, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, वो वाले आपको मिलेंगे साइज़ के लिहाज से स्मॉल साइज़ होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक वाले होंगे वो लार्ज इन साइज़ होते हैं। वो भी बाद में इनके स्ट्रक्चर के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ और उसका आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह से स्मॉल हैं और ये लार्ज हैं। अब अगर हम जो राइबोसोम्स हैं उनके स्ट्रक्चर की बात करें, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है ना राइबोसोम का, उसको अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो हम ये कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, कि जो राइबोसोम होगा दैट कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, यानी इसके ना 2 सब यूनिट्स होंगे। और इनमें से क्या होता है, एक लार्जर सब यूनिट होगा, एक इसमें क्या होता है लार्ज होगा सब यूनिट, और दूसरा क्या होगा स्मॉल। ये 2 सब यूनिट्स होते हैं, लार्ज और स्मॉल, जिनसे क्या है ये मिलके बना होगा। अच्छा बेटे, जो लार्जर सब यूनिट है ना, जिस तरह से मैंने यहाँ पे ये तरह से ड्रॉ भी कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये तरह से साइज़ में आपको जब वो बड़ा नज़र आएगा, ठीक है ना, ये लार्जर सब यूनिट था, और से फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है स्मॉलर सब यूनिट है। और जिस वक्त ना इस लार्ज और स्मॉल सब यूनिट को जो ना हम आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक कंप्लीट
राइबोसोम। क्या बनता है? एक कंप्लीट राइबोसोम बन जाएगा। और कब बनेगा? जब ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं वो क्या आपस में अटैच होंगे। ये देखिए मैंने ना यूं ये लार्जर सब यूनिट को ऐसे अटैच कर दिया और ये क्या था? स्मॉलर सब यूनिट। तो ये हमारे पास क्या है? एक कंप्लीट राइबोसोम जो है वो बन गया है। अच्छा बेटे देखें, हमने ये सेल स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट करने से पहले कुछ टेक्निक्स की बात की थी जो कि हम यूज़ करते हैं सेल बायोलॉजी में। उसमें आपने ना एक ज़िक्र किया था सेडिमेंटेशन का, यानी जिसमें हम क्या करते हैं, जो एक सेल होमोजिनेट जिसको कह लें, या जो सेल का मिक्सचर होता है, सेल सस्पेंशन भी जिसको आप कहते हैं, जब उसको आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो आपने क्या कहा था कि ऑर्गेनेलिस क्या करती हैं? वो सेटल डाउन होंगी। कहाँ पे? वो जो ट्यूब है ना, यानी मैं यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगेशन ये ट्यूब भी बना रहा हूँ, तो इस ट्यूब की बॉटम की तरफ क्या होगा? जो कंपोनेंट्स हैं वो मूव करते हैं और इस मूविंग को या सेटल डाउन जो हो रहे हैं इसको हम सेडिमेंटेशन का नाम देते हैं। इसको आप क्या नाम देंगे? सेडिमेंटेशन। अब देखिए बेटे यहाँ पे ना एक बिल्कुल सी कॉमन सेंस वाली बात है कि जिन पार्टिकल्स की या जिन ऑर्गेनेलिस की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या है? ग्रेटर स्पीड के साथ सेटल डाउन होंगे। यानी देखें ना नीचे वो सेटल डाउन हो रहे हैं तो क्या होगा? जिन में क्या है? शाबाश, जो बेसिकली था ना डेंसिटी का इसमें आ जाता है रोल कि डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो फास्टर रेट के साथ, वो ग्रेटर स्पीड के साथ क्या होगा? सेटल डाउन होंगे। यानी उनका आप कह सकते हैं जो सेडिमेंटेशन रेट है वो क्या होगा? हाई होगा। और जिनकी डेंसिटी कम होगी, जो लाइटर होंगे, वो कंपैरेटिवली क्या है? स्लोली सेटल डाउन होंगे, उनका सेडिमेंटेशन रेट जो होता है वो स्लो होता है। अब यहाँ पे ना ये एक साइंटिस्ट के नाम के बेस पे ना हम एक ये यूनिट बनाते हैं, ये इसको हम कैपिटल एस से लिखते हैं। ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ना इस तरह से, ये कैपिटल एस से लिखा जाता है। और कैपिटल एस होता है ना, ये स्वेडबर्ग सेडिमेंटेशन रेट को ज़ाहिर करता है। क्या हो जाएगा? ये स्वेडबर्ग सेडिमेंटेशन रेट, यानी रेट से मीनिंग क्या होगा? द स्पीड विथ विच अ सेलुलर कंपोनेंट विल सेटल डाउन। बात समझ आ रही कि नहीं? तो मैंने अभी कह दिया वो जो सेडिमेंटेशन होगी अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है, इसका मीनिंग क्या है? उसकी डेंसिटी ज़्यादा। अगर कम है यानी रेट कम था तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? उसकी डेंसिटी जो है वो कम होने से सेडिमेंटेशन रेट की वैल्यू भी स्मॉल होगी। अब ये जो जैसे हमने कहा ना प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनके स्मॉल होते हैं, उनकी डेंसिटी कम है, तो बेटा इनका जो सेडिमेंटेशन रेट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो है 70s। क्या सेडिमेंटेशन रेट था? प्रोकैरियोटिक का 70s। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उनका जो राइबोसोम्स का सेडिमेंटेशन रेट होता है वो है 80s। एक का 70s था और दूसरे का क्या 80s। देखिए ना जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसका 70s यानी कम है ना, इसका मीनिंग क्या है? वो स्मॉल इन साइज था, उसकी डेंसिटी क्या थी? कम थी। यहाँ पे क्या है? इसकी डेंसिटी ज़्यादा है यूकैरियोटिक है, इसलिए वो क्या होगा? हाई रेट होगा। अब बेटे यहाँ पे मैं उसी तरह से ये देख लें, एक और काम ये कर रहा हूँ। ये तो मैंने कंप्लीट राइबोसोम का लिखा, लेकिन अगर हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर के लिहाज से देखते हैं ना तो कंप्लीट उस वक्त बनता है जब लार्ज और स्मॉल आपस में कंबाइन करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि जब ये कंपोनेंट्स होते हैं ना, यानी दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे से अलग होंगे, यानी लार्ज और स्मॉल सब यूनिट, तो उस वक्त सेडिमेंटेशन रेट क्या होगा? तो बेटा इसके लिए याद रखना है जो था ना प्रोकैरियोटिक का, उसका जो लार्जर सब यूनिट होगा उसका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो 50s होता है और जो स्मॉलर वाला है उसका क्या होगा? 30s। 50 और 30 कितना होता है? 80 बनता है। बहरहाल हमने क्या बोला कि वो 70 होगा। अभी मैं समझाता हूँ कि ये किस तरह से।
कि ये 50 और 30 आप करोगे तो ये कितना है, 80s बनना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है वो कितना आता है, 70s। इसी तरह से बेटे अगर यूकैरियोटिक का लार्जर सब यूनिट आप लेते हैं ना, उसका 60s होता है, और जो स्मॉलर सब यूनिट होगा उसका सेडिमेंटेशन रेट जो है वो 40s है, लेकिन कंप्लीट राइबोसोम जो होगा वो कितना होगा, 80s। अब ये थोड़ी एक छोटी सी ना कंफ्यूजिंग सी बात आ गई, पहले ये समझने कि ये है क्या। बेटा एक याद रखिएगा कि ये जो मैंने जो भी वैल्यूज़ लिखी हैं ना, ये वो वाली हैं जो प्रैक्टिकली डिटरमिन्ड है, यानी जब हम प्रैक्टिकली करते हैं ना राइबोसोम के जब वो सेडिमेंटेशन, तो क्या होगा, ये 70s के ऊपर क्या है सेटल डाउन होता है, ये क्या होगा 80s के ऊपर सेटल डाउन होगा। लेकिन जब उनके सब यूनिट्स को अलग अलग से आप उनके सेडिमेंटेशन करके देखते हैं तो उनके ये रेट्स है जो मैंने आपके सामने लिख दिए। अब देखें जब हम दोनों का ऐड करते हैं प्रोकैरियोटिक का 80 बनता है, लेकिन प्रैक्टिकली कंप्लीट राइबोसोम का 70s आ रहा है। अगर जब वो यूकैरियोटिक का करते हैं 60 + 40 100 आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हमने क्या देखा है कंप्लीट राइबोसोम का कितना आता है जी, 80s। इसकी वजह क्या है बेटे, मैं इसको ना आपको यूँ समझा देता हूँ। देखें अगर यानी वो सोल्यूशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जब आप एक सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है ना, इन दोनों को मिक्स करते हैं तो आप क्या कहते हैं, सोल्यूशन बनता है। मैं थोड़ी केमिस्ट्री से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी आसान सी है, इजीली समझ भी आ जाएगा। अब ना देखें मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये दो लिक्विड्स हैं जिनको हम मिक्स करने जा रहे हैं, एक लिक्विड ए है, दूसरा लिक्विड बी है। और देखो आपको ना मैट्रिक लेवल पे भी टीचर्स ने एक बताया होगा कि अगर ना दोनों की फ़िज़िकल स्टेट एक जैसी है ना, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट, कि जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट होगा, जो लार्ज क्वांटिटी में है वो क्या है, शाबाश, सॉल्वेंट। फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास इंक थी और वाटर है, दोनों देखें, इंक जो थी ना वो भी लिक्विड फॉर्म में थी, वाटर भी लिक्विड फॉर्म में, दो लिक्विड को मैं मिक्स कर रहा हूँ। अब ऑब्वियसली क्या होगा, इंक मैं अगर कम मिकदार में लेता हूँ तो क्या है वो सॉल्यूट होगी, और वाटर ज़्यादा है तो सॉल्वेंट हो जाएगा, तो एक इंक का सॉल्यूशन बन जाता है। मैडम मैं अगर ना आपको यूँ कहूँ कि आप क्या करें, वो जो इंक है वो लें 10 ml और वाटर ले लें कितना जी, 90 ml। भाई जो इंक का सॉल्यूशन बनेगा उसका जब वो फिर वॉल्यूम कितना होगा। दोबारा सुन लें कि हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, शाबाश, ये 10 ml सॉल्यूट 90 ml सॉल्वेंट लेते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा। अगर आप ये कहते हैं ना 100, भाई हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 100 हो। जब आप दो लिक्विड्स को जो होता है ना आपस में मिक्स करते हैं, जब वो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 3 पॉसिबिलिटीज़ ये हैं, पहली बात कि जो वॉल्यूम्स आपने मिक्स किए हैं ना, सोल्यूशन बनने पे जो टोटल वॉल्यूम होगा वो एक्सपेक्टेड से या जो कैलकुलेट आप कर रहे थे उससे कम हो जाए, या जितना आपने कैलकुलेट किया था 10 90 करेंगे 100 आता है, वो उस कैलकुलेटेड के इक्वल हो, या उस कैलकुलेटेड से भी क्या है बढ़ जाए। अब वो उस तरफ मैं आ रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि दो को आप मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम जो है ना वो दोनों को का जो आप कह लें जो सम होता है उसके इक्वल आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ का तो वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है, बाज़ का प्रैक्टिकली हम देखते हैं वो वॉल्यूम क्या है इंक्रीज़ कर जाता है। यानी इसको ना हम कहते हैं जैसा वो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें ये ऐसे ही होता है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें वॉल्यूम के अंदर भी चेंज आ जाती है। लेकिन बेटा मैं इसमें एक आपको ना जो सॉल्यूशन बनाने की केमिस्ट्री की टेक्निक है उसका भी जिक्र कर देता हूँ। जैसा आपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा था ना 1 मोलर सॉल्यूशन, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ आप NaOH का बनाएं तो आप बड़े आराम से ये केमिस्ट्री में कैलकुलेट करते थे। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो मोलर मास NaOH का 40 बनता है कि भाई अगर हम ना 40 ग्राम्स ले लेते हैं ना तो वो क्या हो जाएगा 1 मोल। NaOH कितना हो जाएगा 1 मोल। और 1 मोलर सोल्यूशन क्या होता है कि आपके पास 1 लीटर है सोल्यूशन का। ये मैंने थोड़ी सी बात लंबी कर दी लेकिन बड़ा ज़रूरी है ये ना, ताकि आपका ये जो कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। कि अगर मैं क्या करता हूँ
1 मोलर सोल्यूशन बनाता हूँ तो उससे मीनिंग क्या होगा कि मेरे पास सोल्यूशन का 1 लीटर है और उसके अंदर मैंने सॉल्यूट का 1 मोल डिज़ोल्व किया है। अगर मैं 1 मोलर NaOH कह रहा हूँ ना, तो 1 मोल ऑफ NaOH कितना है 40 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन आपके पास क्या था 1 लीटर, आपने उसमें क्या किए हुए 40 ग्राम्स NaOH के डिसॉल्व किए हुए हैं। लेकिन बेटे देखें सोल्यूशन बनाने की टेक्निक क्या है। जब ये कभी आप लेबॉर्ट्री में खुद सोल्यूशंस बनाएंगे ना, तो बेटे टीचर्स आपको इस तरह से गाइड भी करेंगे, या आप टीचर को बनाते हुए ज़रा ऑब्ज़र्व करना। तो क्या करते हैं कि एक फ्लास्क लेंगे हम इस तरह से, ये देखें मैंने एक फ्लास्क ले ली और इसमें यहाँ पे एक ना ये निशान लगा हुआ है जो कि क्या है 1 लीटर वॉल्यूम को ज़ाहिर कर रहा है। यानी यहाँ तक आप इस फ्लास्क को फिल करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 ml उसका वॉल्यूम। लेकिन सोल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये नहीं है पहले इसमें 1 लीटर जब वाटर डाल दिया, ऐसा नहीं करते, बल्कि हम क्या करेंगे इसमें ½ लीटर ले लो या उससे भी कम ले लें। ये हमने लिया हुआ था वाटर और उसके अंदर क्या है वो 40 ग्राम्स है वो डिज़ोल्व किए पहले। जब वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गए ना, अब हम क्या करेंगे मज़ीद वाटर जो ऐड करेंगे और वो जो इनिशियल जो भी वॉल्यूम था अब उसमें वाटर ऐड करके उसको क्या है कहाँ तक ले जाएंगे वॉल्यूम को 1 लीटर तक। तो ये आपका 1 मोलर सोल्यूशन बन गया, इसकी मोलैरिटी 1 होगी। लेकिन क्वेश्चन ये है बेटे, आपने उसमें वाटर डाल के वॉल्यूम 1 लीटर तक तो लेके गए हैं ना, तो आपने डायरेक्ट 1 लीटर पानी पहले क्यों नहीं उसमें लिया कि 1 लीटर लेके आप उसमें क्या करते 40 ग्राम्स डाल देते। तो बेटे उसमें ना दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे मैंने कहा ना सॉल्यूट ऐड करने से जो वॉल्यूम है उसमें चेंजेस आ सकती हैं। तो हमें क्या है 1 लीटर सोल्यूशन बनाना था, तो इसलिए हमने जब वो पहले वाटर 1 लीटर नहीं लिया, कम लिया, सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने के बाद हमने उसका रेस कर दिया। यही बात ऐसे ही है जैसे मैं वॉल्यूम में चेंज की बात कर रहा हूँ ना, कि जब ना ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट्स आपस में मिलते हैं जब ये मिलते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो दोनों का सम होगा उसके इक्वल आ जाए, तो उसमें ना मैथ में नो डाउट कोई चेंज नहीं होगी, लेकिन वॉल्यूम में चेंज आने की वजह से क्या होगा, शाबाश, वॉल्यूम में चेंज आने की वजह से जो सेडिमेंटेशन रेट है वो चेंज हो जाता है। आई थिंक ये बात क्लियर होगी कि ये 60 और 40s ऐड करें, 100s आना चाहिए था, वो 80s है। तो उसमें मैंने क्या कहा है कि जब वो कंबाइन करते हैं तो उसमें डेंसिटी में जब वो चेंज आ जाती है, जिसकी वजह से सेडिमेंटेशन रेट क्या हो जाएगा, कम। जो फाइनल बात है वो यही है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो स्मॉल इन साइज़ होते हैं, इसलिए उनका 70s है, सेडिमेंटेशन रेट कम होगा, यानी वो स्लो स्पीड के साथ सेटल डाउन होंगे। जबकि यूकैरियोटिक लार्ज होते हैं, उनका सेडिमेंटेशन रेट जो है वो क्या है, हाई होगा। अच्छा बेटे, अब हम आते हैं नेक्स्ट राइबोसोम्स के ना फंक्शंस की तरफ, कि जो राइबोसोम्स हैं उनका फंक्शन क्या है। देखें जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के साथ क्या है, रिलेटेड है। ये किसके साथ रिलेटेड है, इनका क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब बेटे देखें ये प्रोटीन सिंथेसिस जब करते हैं तो हमने क्या पढ़ा है कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड की बनी होती हैं, और अमीनो एसिड्स होते हैं जब आपस में लिंक होंगे तो वो क्या करते हैं, एक प्रोटीन बना देते हैं। अब वो कैसे लिंक करेंगे, ठीक है, वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसके थ्रू लिंक करते हैं, और वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए ना मैं यहाँ पे एंजाइम का नाम भी लिख देता हूँ, उसको बेटे हम ना पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम का नाम देते हैं। ये पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम होगा जो कि क्या करता है, 2 अमीनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बना के इस प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लेकिन बेटा एक याद रखना, प्रोटीन बनाने के लिए ना हमें सिर्फ ये नहीं कि अमीनो एसिड्स चाहिए, बल्कि क्या स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, उनको एक ख़ास सीक्वेंस से हमने अरेंज करना होता है। देखो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यही वर्ड लिखा राइबोसोम, तो भाई मुझे अल्फ़ाबेट्स चाहिए थे,
फिर मैंने उन अल्फ़ाबेट्स को एक सीक्वेंस में, यानी पहले आर लिखा, फिर आई है, फिर बी, इस तरह से एक सीक्वेंस में उनको मैं लिखूँगा, तब जाके क्या ये वर्ड बनेगा। अगर ये सीक्वेंस नहीं बनता उस तरह से, या उस सीक्वेंस में मैं नहीं लिखता हूँ, तो कभी भी क्या है राइबोसोम का वर्ड नहीं बनेगा, बेशक अल्फ़ाबेट से ही से। तो इसलिए ना हम सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ना वो जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, उसके लिए एक याद रखें। अभी मैंने जिस टाइप्स आपको बताई थी ना RNA की, उसमें बेटे मैंने एक कहा था कि हमारे पास एक RNA की टाइप है जिसको हम नाम देते हैं क्या जी, मैसेंजर RNA, जो क्रोमोसोम से आएगा, जो न्यूक्लियस से आता है, और उसके ऊपर जो है वो बेसिकली जो है ना मैसेज होगा, यानी इन्फॉर्मेशन होती है किसके लिए, अमीनो एसिड सीक्वेंस के लिए। अब पहला अमीनो एसिड कौन सा होगा, फिर दूसरा कौन सा होगा, ये उसके ऊपर क्या होता है, वो कोडॉन्स मौजूद होते हैं। बात समझ आ रही है? इसके ऊपर क्या होंगे, वो कोडॉन्स होंगे, और उन कोड्स या कोडॉन की वजह से क्या करता है ये हम कहते हैं अमीनो एसिड सीक्वेंस को कंट्रोल। अब जैसा ये आएगा मैसेंजर RNA, तो इसके साथ क्या ये देखें राइबोसोमल स्मॉलर, और फिर क्या है ये लार्जर सब यूनिट्स क्या है आके अटैच हो जाएंगे। और जब ये अटैच होते हैं ना, तो बेटे एक बात ध्यान में रखनी है कि जब कंप्लीट राइबोसोम बनता है तो उसकी अटैचमेंट में हमें जो मैग्नीशियम आयंस हैं वो रिक्वायर्ड हैं, कि मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में क्या होगा, ये आपस में क्या अटैच होते हैं। फिर बाकी वो मैंने बताया था ट्रांसफ़र RNA के मालिक्यूल्स होंगे, वो उठा के अमीनो एसिड्स को लेके आते जाएंगे, और इस तरह से ना ये जैसे जैसे ये राइबोसोम मैसेंजर RNA के ऊपर ये मूव करेगा, ये देखें सेम मैसेंजर RNA, ठीक है, और जैसा ये राइबोसोम्स हैं वो मूव करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। और ये देखें जो मैं ग्रीन कलर में ऐसे ये शो कर रहा हूँ ना, ये वो क्या थी जी, प्रोटीन है जो अमीनो एसिड्स को आपने क्या है लिंक करके बना दी। तो इस तरह से क्या एक पेप्टाइड चेन होती है वो बनती जाती है। तो ये बेसिकली क्या था, इस तरह से ना ये पेप्टाइड चेन बनाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ना बेटा, इसको हम एक नाम देते हैं ट्रांसलेशन, यानी मैसेंजर RNA से जब आप क्या कर रहे हैं, इधर देखें मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ कि मैसेंजर RNA से जब आप प्रोटीन बनाते हो तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। तो मतलब ये है कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या है प्रोटीन सेंसिस कर रहे हैं। ये बात भी क्लियर होगी। अच्छा बेटे एक बात याद रखिएगा, जिस साथ देखें ये कंप्लीट राइबोसोम यहाँ से मूव करके दूसरे एंड तक जाएगा ना, तो आपको एक पेप्टाइड चेन मिल जाएगी प्रोटीन की, यानी प्रोटीन की एक पेप्टाइड चेन मिल गई है, आपने उसे प्रोटीन का एक फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल बना लिया। अगर देखें उस प्रोटीन की ना हमने ज़्यादा कॉपीज़ बनानी थी, यानी जो प्रोटीन आप बनाने जा रहे हैं उसके ज़्यादा मॉलिक्यूल्स चाहिए, उसके ज़्यादा कॉपीज़ चाहिए। ये नहीं है कि एक मैसेंजर RNA से आप एक ही कॉपी बनाते हैं। तो उसका दूसरा तरीका क्या है, ये राइबोसोम फिर वापस आ जाएं, वहाँ से एंड से शुरू करें, फिर एक नई कॉपी बनाएं, बार बार ये प्रोसेस चलता रहे, ये बन सकती है। लेकिन एक और भी होता है, जब हमने ना ये मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है ना एक मैसेंजर RNA से प्रोटीन की, तो ये नहीं है कि राइबोसोम जो था ना ये एक ही आप यूज़ करेंगे। ये देखिए मैंने एक राइबोसोम ये यूज़ किया, अब फॉर एग्जांपल ये मूव करता हुआ ना ये यहाँ पे आ गया है। जब ये मूव करके आगे जाएगा ना तो ये देखें एक नया राइबोसोम जब वो आके क्या यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और बेटा एक बात याद रखना, जब प्रोटीन फॉर्मेशन जो होती है ना वो कंप्लीट होती है दूसरे एंड पे पहुंचने के बाद, तो जो राइबोसोमल सब यूनिट है अब वो अटैच नहीं रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे एक दूसरे से, शाबाश, इस तरह से ना ये सेपरेट हो जाएंगे। ये देखें आपकी प्रोटीन भी बन गई थी और राइबोसोमल सब यूनिट क्या है वो अलग हो गए, फिर वो वापस आके मिल जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा, जब ये पहले वाला सब यूनिट जो था यहाँ से मूव करके आगे गया तो नया राइबोसोम आके अटैच हो गया। अब देखें ये मूव करता हुआ फर्दर आगे चला गया, फर्दर आगे जाएगा तो देखें वो पेप्टाइड चेन और लंबी होगी, और ये जो पहले नंबर पे था अब दूसरे पे आ जाएगा। अब इसी तरह से बेटे ये मूव करते जा रहे हैं, और इस तरह से क्या होगा ये ख़ुद देखें आप कि उस मैसेंजर RNA से
यहाँ पे देखें ना, अभी हमें 3 जो वो कॉपीज़ नज़र आ रही हैं प्रोटीन की बनती हुई। तो इस तरह से हमें क्या है, मल्टीपल कॉपीज़ भी मिल जाती हैं। और ये जो कंडीशन होती है ना, जिसमें बहुत सारे राइबोसोम्स क्या हैं, सेम मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं, उसको बेटे हम नाम देते हैं पॉली राइबोसोम, या सिंपली इसको आप पॉलीसोम बी कहते हैं। तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, राइबोसोम कह दो या पॉलीसोम। और इसका मकसद क्या होगा कि व्हेन यू नीड मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ अ राइबोसोम, तो ये आपको बहुत सारे राइबोसोम सेम मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच नजर आएंगे। बात क्लियर होगी कि नहीं? अच्छा बेटे, आखिरी बात, ये राइबोसोम्स हैं वो बनते कहाँ पे, ये सिंथेसाइज कहाँ पे किए जाते हैं? तो ये देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि राइबोसोम्स होते हैं ना, दे आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस। ये कहाँ पे बनते हैं? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस के अंदर जब वो कौन सा पार्ट होगा ये बनाता है, वो जो आपने न्यूक्लियोलस पढ़ा था, या प्लूरल जिसका था न्यूक्लियोलाई, जो न्यूक्लियोलस होता है ना, उसके अंदर क्या है, ये राइबोसोम्स बनाए जाते हैं। यानी न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस जो होता है, उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। मतलब क्या है, वहाँ पे राइबोसोम बनते हैं, और बनने के बाद क्या होंगे, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बारीक से पोर्स होते हैं, उनमें से ये क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। ये इंशाल्लाह मैं जिस आपको न्यूक्लियस का टॉपिक भी पढ़ाऊँगा, वहाँ पे मैं ये बात करूँगा कि न्यूक्लियोलस जो होता है वहाँ पे राइबोसोम्स बन रहे होते हैं। होपफुली आज की ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसमें बेटे आपने ना एक याद रखना, ये चूँकि आज मैंने ना ये राइबोसोम का जो टॉपिक करवाया ना, उसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहले ना आपने ये याद रखना है कि कोई भी ऑर्गेनेली होगी वो कौन सी है, वो मेम्ब्रेनस है, नॉन मेम्ब्रेनस है, एक तो ये याद रखना है। फिर ना अक्रेंस के लिहाज से नो डाउट वो साइटोप्लाज्म में होगी, लेकिन भाई वो किस फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वो फ्रीली फ्लोटिंग थी, अटैच थी। मिसाल के तौर पे अगर मैं सेंट्रियोल की बात करूँगा, सेंट्रियोल में हम ना अक्रेंस के हवाले से देखेंगे वो कौन से सेल में होता है, कौन से सेल में नहीं होगा, और साइटोप्लाज्म में उसकी लोकेशन क्या होगी, नियर टू न्यूक्लियस। बात समझ रहे हैं? फिर बेटे इसी तरह से ना आ जाएगा, उसके केमिकल कंपोजिशन भी हो सकती है, उसका स्ट्रक्चर का हेडिंग भी बन सकता है। फिर इस तरह से क्या होगा, उसके फंक्शन की बातें भी होंगी। तो आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि जो भी उसमें पॉइंट्स दिए गए ना, जो जो बातें डिस्कस की गई हैं, उनको आपने हेडिंग्स की फॉर्म में जब वो लेके आना है और उसको एक्सप्लेन करना है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।